हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। आई होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं भी चल रही है तो कोई बात नहीं। ओनली यूपीएससी आपकी प्रिपरेशन का रास्ता आसान बनाने के लिए आपके साथ जुड़ चुका है। और ओनली यूपीएससी अपने आरंभ बैच के साथ आप लोगों की इस तैयारी को आसान बनाने के लिए आ चुका है। जैसा कि आप लोग जो इस चैनल को पिछले कुछ 7-8 दिनों से लगातार देख रहे हैं, उनको ये पता होगा कि आरंभ बैच क्या है और उसमें पॉलिटी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं और आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं ये बता दूं कि ओनली यूपीएससी उन बच्चों के लिए जो कोचिंग की हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी प्रिपरेशन को नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए ओनली यूपीएससी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। हर एक सब्जेक्ट की धीरे धीरे करके क्लासेस शुरू होंगी। पॉलिटी की क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं। आज से आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। पॉलिटी एक बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है इस प्रिपरेशन के लिए। ज्योग्राफी भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज से आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू हो रही हैं। उससे पहले सबसे मेन बात यह है कि आपको अपनी क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी हो या कोई सजेशन देना हो कि क्लासेस किस तरीके से और बेहतर की जा सकती हैं। आप अपनी प्रिपरेशन के कौन से स्टेज पर हैं, बिगिनर हैं, मिडिल ऑफ द प्रिपरेशन हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट दे चुके हैं, या आप इससे अगर आपको कोई और भी ऑप्शन दिखता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अपनी प्रिपरेशन के कौन से स्टेज पर हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि इससे हमें ये मदद मिलेगी कि हम आपको किस तरीके की वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराएं। ठीक है, ये तो बात हुई आरंभ बैच की। अब हम बात करते हैं आज के अपने सब्जेक्ट की, जो कि है ज्योग्राफी। उससे पहले बात यह है कि ज्योग्राफी ये क्लासेस आपकी कैसी रहने वाली हैं, क्या अप्रोच रहेगी, ये सारी बातें आज इस पहली वीडियो में ही क्लियर कर दी जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज्योग्राफी एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट है। ये एक इवोल्यूशनरी सब्जेक्ट है। कहने का मतलब जो चीज़ों पे आपने पहले कभी अध्ययन किया होगा, अगर वही चीज़ आज आप उठा के देखोगे और अध्ययन करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर जुड़ा होगा। क्योंकि ज्योग्राफी, अगर हम ज्योग्राफी को देखें तो ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है। ज्योग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है। ऐसे बहुत से ऐसे अंग्रेज़ी के शब्द होते हैं जिनका जो ओरिजिन है या जिनका जो जन्म है वो किसी और भाषा में हुआ होता है। ऐसे कई सारे शब्द हैं, उनमें से एक ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी एक इंग्लिश का शब्द है, लेकिन उसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक भाषा से हुआ है। ग्रीक भाषा में जी या फिर जियो को अर्थ होता है, इसका मतलब। और ग्राफिया, जिससे ग्राफी निकल के आया है, उसका मतलब होता है रिटन। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि अर्थ के बारे में जितना भी कुछ ज्ञान है, जो भी जानकारी है जो लिखी हुई है, लिखित में है, उसे हम ज्योग्राफी कहते हैं, जियोग्राफी। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम अर्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अर्थ का अध्ययन करने जा रहे हैं। अर्थ कैसे बनी, क्या लैंडफॉर्म्स हैं, फिजिकल स्टेट क्या है, आज ही अर्थ और जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था क्या दोनों सेम थी या दोनों अलग अलग हैं। मतलब ज्योग्राफी में बेसिकली हम अर्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अर्थ के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हमें ये जानने को मिलेगा कि अर्थ हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी वो आज है। कुछ चेंजेस हुए हैं, इसका मतलब कुछ इवोल्यूशंस हुए हैं। अगर जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर वही उसमें ही इवोल्यूशंस हुए हैं, मतलब कि वो अपनी टाइम टू टाइम चेंज होती आ रही है, हो रही है और बाद में भी होती जाएगी, तो वो सब्जेक्ट खुद में ही इवोल्यूशनरी हो जाएगा। तो ज्योग्राफी एक बहुत ही ज़्यादा इवोल्यूशनरी सब्जेक्ट है। इसीलिए जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा। न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं
उससे ज्योग्राफी की स्टडी और भी बेहतर बनती जा रही है। नए नए अध्ययन चलते रहते हैं, रिसर्च चलती रहती है। यह यूनिवर्स किस तरीके से बनी, आज भी इस बात पर खोज चल रही है। तो ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, इवोल्यूशनरी और कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर आपके ज्योग्राफी के बेसिक्स क्लियर नहीं हैं तो आप हायर लेवल की ज्योग्राफी को समझना भूल जाइए। तो इसलिए हमारी जो अप्रोच रहेगी ज्योग्राफी को लेकर वो इस तरीके की रहेगी कि सबसे पहले आपके बेसिक्स को क्लियर किया जाए। ओनली यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ आपको यूपीएससी की तैयारी नहीं करा रहा है, सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करा रहा है। वो आपको इस तरीके से पढ़ाएगा, वो आपको इस तरीके से वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराएगा कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सको। सिर्फ सिविल सर्विसेज में ही नहीं, जीवन के किसी भी स्टेज पर आप अच्छा कर सको। तो इस वीडियो लेक्चर का यही एक मोटिव है, ओनली यूपीएससी का यही एक मोटिव है कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। फिर हम एडवांस ज्योग्राफी पे भी जाएंगे। बेसिक टू एडवांस, ये हमारे बैचेस का, ये ज्योग्राफी क्लासेस का मेनली अप्रोच रहेगा ज्योग्राफी को लेकर। तो जैसे कि बात की है बेसिक्स की, तो अब बात आती है बेसिक्स कैसे क्लियर होंगे। क्या उसके लिए हमें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, कौन सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, क्या हम सीधे एडवांस बुक पे जा सकते हैं या नहीं। तो बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले, उसके सब्जेक्ट मैटर पढ़ने से पहले, मतलब कि बुक्स को पढ़ने से पहले या उस सब्जेक्ट में क्या दिया गया है उसको पढ़ने से पहले हमें ये ज़रूर पता लगा लेना चाहिए कि हम जिस एग्ज़ामिनेशन के लिए उस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं, क्या उस एग्ज़ामिनेशन में उस सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी खुद में ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के लिए हमें ज्योग्राफी को किस तरीके से, ज्योग्राफी के किस रूप को पढ़ना है, ये हमें सिलेबस बताएगा। सिलेबस की अगर हम बात करें तो आज की इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी। वो वीडियो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है या आपको उसकी कितनी ज़रूरत है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको ज्योग्राफी की डिटेल्ड सिलेबस की वीडियो चाहिए या नहीं। क्योंकि सिलेबस एक ऐसी चीज़ हो चुकी है कि हर वो एस्पिरेंट जो इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहा है वो सबसे पहले सिलेबस ही ढूंढता है या खोजने की कोशिश करता है। यही पहला स्टेप होना भी चाहिए। तो अगर आपको इसकी एक डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सीधे बात करते हैं रिसोर्सेज की, मतलब बुक लिस्ट की, कि बुक लिस्ट में आप क्या क्या होना चाहिए आपके पास। तो सबसे पहली बात तो ये है एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी जो कि बेसिक्स बुक्स मानी जाती हैं उसको हमें पढ़ना है या नहीं, बिल्कुल पढ़ना है। आप एनसीईआरटी को छोड़ ही नहीं सकते, वो भी ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में। सीधे सीधे क्वेश्चन ज्योग्राफी से ही, एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो अब बात ये आती है कि कौन सी क्लास की पढ़ें, 6 to 10th पढ़ें या 10th से शुरू करें, 6 to 8th छोड़ दें, सिर्फ 11th 12th पढ़ें। देखिए हर किसी का बेसिक लेवल अलग अलग होता है, समझने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ बच्चे पढ़ के याद रखते हैं, कुछ बच्चे पढ़ के भूल जाते हैं, कुछ बच्चों ने जो 6th में पढ़ा था उन्हें आज भी याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ बच्चों को कल का पढ़ा भी याद नहीं रहता। तो हर किसी का लेवल अलग अलग होता है। तो हम इस चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते कि सिर्फ इतना इतना पढ़ लो तो हो जाएगा। तो इस वजह से, और ये बैच सभी के लिए है, तो इस वजह से इस चीज़ को जनरलाइज ना करते हुए हम बेसिक से ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसलिए हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी से, जो कि रहेगी 6 to 12th। हाँ जी, 6 to 12th की एनसीईआरटी रहने वाली है। अगर आप ये वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं तो आपको 6 to 12th की एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पढ़ने को भी मिलेंगे। उसमें आप में से कुछ बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, मेरी 6 to मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली है या नहीं भी पढ़ी है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। बेशक आपको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन एक बार आप इस वीडियो को आखिरी तक देख लीजिए। शायद आपका मन का जो ये वहम है ये शायद थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि एनसीईआरटी या कोई बेसिक बुक को आप जितनी बार भी पढ़ेंगे आप ये पाएंगे कि आपको हर बार उसमें कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है। तो
तो आप बेसिक्स पे प्लीज़ इतना मतलब उसे इग्नोर मत कीजिए। बेसिक्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो क्लियर हो जाती हैं तो फिर आगे का सब्जेक्ट खुद ब खुद आपको आसान लगने लगेगा। तो इन वीडियोस में आपको 6 to 12 की NCERTs भी कराई जाएंगी। कैसे कराई जाएंगी? ऐसे नहीं कराई जाएंगी कि पहले आपको 6 की NCERT का लेक्चर दिया जाएगा, फिर 7 का दिया जाएगा, फिर 8 का दिया जाएगा। ये अप्रोच नहीं होने वाली है। अप्रोच होने वाली है टॉपिक वाइज। हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अगर हमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है तो पहले हम ये देखेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक्स हैं। वो टॉपिक्स कौन कौन सी NCERTs में हमें मिल जाएंगे। हम पहले उसको छानबीन करेंगे। अगर हमें वो टॉपिक्स 6 के NCERT में मिल रहे हैं तो हम वो पढ़ेंगे, 7th में मिल रहे हैं तो हम वो पढ़ेंगे। अगर 8th में नहीं है तो हम 8th की NCERT को छोड़ देंगे। फिर हमें ये देखना है 6th की NCERT में वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें वो है। तो हमें बेसिकली अप्रोच क्या रहेगी, हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है। हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है, ना कि बुक वाइज। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि पहले 6th की NCERT पूरी पढ़ ली, फिर 7th की पढ़ ली, फिर 8th की पढ़ ली, फिर 9th की पढ़ ली। क्योंकि जैसे कि ये इवोल्यूशनरी सब्जेक्ट है, आप जब NCERT को देखोगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ेगा कि जो कॉन्सेप्ट वो 6th क्लास की NCERT में दे रहे हैं वो आगे चल कर आपको 7th या 9th की NCERT में भी मिलेंगे, लेकिन उनको जो सब्जेक्ट मैटर है वो एक कदम आगे हो जाएगा। तो ये बात समझने वाली है कि अगर हमें NCERT पढ़ना है, खास करके ज्योग्राफी की, या आप ये अप्रोच किसी और सब्जेक्ट में भी देख सकते हो, आपकी काफ़ी मदद होने वाली है। तो हमारी अप्रोच टॉपिक वाइज रहने वाली है। हम टॉपिक वाइज ज्योग्राफी को कवर करेंगे। तो आज की ये क्लास थोड़ी बेसिक होने वाली है। हम सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी ही पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे शुरू कर देते हैं इंडिया से। तो इंडिया से नहीं, अगर ज्योग्राफी को हमें शुरू करना है तो सबसे पहले हमें फिजिकल ज्योग्राफी ही पढ़ना पड़ेगा, फिर हम इंडिया पे आएंगे। दोनों को साइड बाय साइड लेके चलेंगे विद बेसिक्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी अर्थ के बारे में। सबसे पहले ज्योग्राफी से हम शुरू करने वाले हैं कि अर्थ क्या है, कैसे है, क्यों है। लेकिन अर्थ के बारे में पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा कि अर्थ बिलोंग कहाँ से करती है। अगर अर्थ है तो अर्थ कहाँ है। आप किसी भी इंसान के बारे में जानते हो, आप उससे उसका नाम पूछते हो, पता पूछते हो, एक बेसिक जो परिचय होता है आप उससे उसका वो ले लेते हो, लेकिन आप फिर ये भी जानने की कोशिश करते हो कि उस इंसान के पीछे क्या है, वो कौन से परिवार से आता है, किस खानदान से आता है, किस शहर से बिलोंग करता है। वो सब जानने से आपको उसका एक बेसिक बैकग्राउंड पता चल जाता है। उससे आप उसका एक नेचर पता कर सकते हो कि होता है उस इंसान का बैकग्राउंड पता लगाना। वहीं अर्थ भी कहाँ से बिलोंग करती है, अगर हम ये पता लगा लें या ये जान लें तो हमें अर्थ को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो अर्थ सबसे पहले तो आता है अर्थ। अर्थ कहाँ है? अर्थ है सोलर सिस्टम में। ठीक है, अब हमें अर्थ का एक पता तो मिल गया कि अर्थ सोलर सिस्टम में है, पर सोलर सिस्टम कहाँ है? सोलर सिस्टम आपका घर है, घर कहाँ है, घर किस शहर में है, तो वो अगर हमें पता करना है तो वो है मिल्की वे गैलेक्सी में। ठीक है, इतना बेसिक्स तो पता ही होगा आप लोगों को। नहीं पता है तो ये है, अर्थ बिलोंग करती है सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम है मिल्की वे गैलेक्सी में। अभी हम इसका थोड़े डिटेल पर प्रीव्यू भी लेंगे। मिल्की वे गैलेक्सी क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी की बात होता है यूनिवर्स। कहने का मतलब ये है, ये हमारी अर्थ अगर सीधे सीधे हम कहते हैं यूनिवर्स में है तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ सब ग्रुप्स आते हैं। सबसे पहले आता है यूनिवर्स। हम आगे की जो डिटेल वीडियोस होंगी ज्योग्राफी की उसमें हम पढ़ेंगे कि यूनिवर्स बनी कैसे, यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ओरिजिन पढ़ेंगे।
इवोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिवर्स कैसे बनी उससे रिलेटेड बिग बैंग थ्योरी है, हम वो पढ़ेंगे। इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कैसे यूनिवर्स बनी, फिर कैसे कैसे स्टार्स बने, कैसे कैसे हमारे जो सोलर सिस्टम को जो सन है वो कैसे बना, फिर गैलेक्सीज कैसे बनी। गैलेक्सीज क्या होते हैं? क्लाउड्स ऑफ स्टार्स एंड डस्ट। तो बेसिकली हमें पढ़ना है यूनिवर्स कैसे बनी, उसका ओरिजिन एवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर उस यूनिवर्स में गैलेक्सीज कैसे बनी। गैलेक्सीज बेसिकली होती क्या है? आप रात में जाइए और एक खुले आसमान में, साफ आसमान में, जिस दिन आसमान साफ हो, आपको आसमान में कई सारे तारे नज़र आएंगे जो कि अनगिनत होंगे। ये तो हमें दिखाई देते हैं कि ये तारे हैं, ऐसे ही असंख्य सितारे हम इस यूनिवर्स में हैं, ठीक है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी। तो जब बहुत सारे सितारों का एक ग्रुप, एक संगठन मिलता है तो उसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इसमें लाखों करोड़ों सितारे होते हैं, स्टार्स होते हैं। जब लाखों करोड़ों सितारों का एक परिवार होता है तो उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। बहुत सारी, जैसे कि लाखों करोड़ों सितारे हैं, स्टार्स हैं, वैसे ही उनका जो परिवार है वो भी लाखों करोड़ों परिवार हैं। कई सारी गैलेक्सीज हैं, उनमें से हमारी गैलेक्सी कौन सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम बिलोंग करता है? वो है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। और भी कई गैलेक्सीज हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। हमारा सोलर सिस्टम, अब जब एक गैलेक्सी है और गैलेक्सी में लाखों करोड़ों स्टार्स होते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हर एक स्टार का एक सिस्टम होता होगा, उसका खुद का एक परिवार होता होगा। उसमें से एक स्टार है हमारा सन और सोलर सिस्टम, ठीक है। उसमें से एक स्टार हमारा सन है जिसका एक सोलर सिस्टम है। अब सन के सिस्टम को हम सोलर सिस्टम क्यों कहते हैं? सन के सिस्टम को हम सोलर सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी, उसके अनुसार जो सोल है वो सन को सन गॉड कहते हैं। या फिर ऐसे समझ लो, जो सन गॉड है, मतलब वो लोग सन को भगवान मानते हैं, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है सोल। तो ये जो सोलर सिस्टम है ये ग्रीक भाषा से निकल के आया है। तो जब सन को सोल कहते हैं तो फिर सन का सिस्टम सोलर सिस्टम हो गया, इसीलिए इसे सोलर सिस्टम कहते हैं। फिर सोलर सिस्टम में हमारा कौन सा प्लैनेट है? वो है अर्थ, जिस पे हम रहते हैं। सोलर सिस्टम में और भी कई प्लैनेट्स हैं, हमारा कौन सा प्लैनेट है? अर्थ, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज इस लेक्चर की शुरुआत हमने एक टेबल बनाया है कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है। हमें यूनिवर्स से स्टार्ट करना है। यूनिवर्स से स्टार्ट करके हमें ये पता लगाना है कि मिल्की वे गैलेक्सी, यूनिवर्स कैसे बनी, फिर उसमें गैलेक्सीज कैसे बनी, गैलेक्सीज के बनने के बाद हमारा सन कैसे बना, फिर सोलर सिस्टम कैसे बना, सोलर सिस्टम में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं वो कैसे बने, अलग अलग और भी जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो कैसे बनी, फिर उनसे हमारी फिर लास्ट में आता है अर्थ की अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ और इवोल्यूशन कैसे हुआ, और आज की जो अर्थ है, आज जिस स्टेट में अर्थ है वो कैसे बनी। आज की इस वीडियो में हम आगे ये पढ़ने वाले हैं। लेकिन यूनिवर्स, मिल्की वे गैलेक्सी, ये सब पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स टर्म्स जानने ज़रूरी हैं, जिनके लिए हम क्लास 6 की NCERT की मदद लेने वाले हैं। तो अगर आपके पास क्लास 6 की NCERT है तो ठीक है, नहीं है या नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप उसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इतना आपको बार बार उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली होगी। आपको बस 1-2 रीडिंग्स करेंगे, आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी ये वीडियो आप देखोगे तो आपको इससे भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो से। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारा एक स्पेस है। स्पेस में आप जब रात में जाओगे तो आपको कई सारे तारे नज़र आएंगे। स्पेस में जो भी बॉडीज़ होती हैं,
जो भी आपको रात के अंधेरे में आपको खुले आसमान में जो भी बॉडी नज़र आएंगी वो होती है सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये स्पेस है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी बॉडी नज़र आ रही है, कोई भी स्पेस में कोई भी बॉडी है तो उसे हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी। अब इस सेलेस्टियल बॉडीज़ में क्या क्या आता है, सेलेस्टियल बॉडी में क्या क्या आता है, जैसे कि हमारा सन हो गया, हमारे प्लैनेट्स हो गए, हमारा मून हो गया, हमारे एस्टेरॉइड्स हो गए, एक और चीज़ होती है मीटियोरॉइड्स। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, अब हमें पता चलेगा, अब हम धीरे धीरे इसको डिफाइन करेंगे कि ये क्या क्या होता है, सन क्या होता है। अब कई तरीके के हमें सेलेस्टियल बॉडीज़ पता चल गई। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, स्पेस में अगर कोई बॉडी है, स्पेस में अगर कोई बॉडी है तो उसे हम सेलेस्टियल बॉडी बोलेंगे। रात के अंधेरे के आसमान में, साफ आसमान में अगर हमें कोई चीज़ चमकती हुई नज़र आ रही है तो वो एक सेलेस्टियल बॉडी होगी। या तो वो स्टार होगा, या फिर वो प्लैनेट होगा, या फिर वो मून हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक सेलेस्टियल बॉडी है। ठीक है, अब बात करते हैं सन। सन क्या है, सन बेसिकली स्टार है। हाँ जी, सन एक स्टार है। अब हम कहते हैं कि दूर तारे चमक रहे हैं, लेकिन तारे तो हमें दिन में नज़र आते हैं। तारे हमें रात में नज़र आते हैं, सन हमें दिन में नज़र आता है। तो सन एक स्टार कैसे हुआ, वो इसलिए ऐसा होता है। पहले तो ये समझ लो कि स्टार की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। स्टार जो होता है वो एक बहुत बड़ा होता है, उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, बिग इन साइज। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो गैस से बना होता है, मेड ऑफ हॉट गैसेस। एक तो उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, दूसरी बात है कि वो मेड ऑफ हॉट गैसेस, वो कई सारी हॉट गैसेस से मिलके बना होता है, इस वजह से वो बहुत बड़ा भी होता है। तीसरी चीज़ ये है कि उसके पास खुद की एनर्जी और लाइट होती है। कहने का मतलब यह है कि जो स्टार्स होते हैं वो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, वो हॉट गैसेस से बने होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, और उनके पास खुद की हीट एनर्जी लाइट होती है। मतलब कि अगर वो जल रहे हैं तो खुद की उनकी हीट है, अगर उनसे लाइट एमिट हो रही है वो उनकी खुद की है, और अगर वो एनर्जी है उनके पास उनकी खुद की है। ठीक है, तो ये स्टार्स की प्रॉपर्टी हो गई। अब बात ये आती है कि रात के समय में हमें जो स्टार्स नज़र आते हैं और अगर सन एक स्टार है तो दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर ये है कि सन बेसिकली हमारा हेड ऑफ द सोलर सिस्टम है। मतलब जो भी पूरा हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका जो हेड है वो सन है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सन हमारा जो नियरेस्ट स्टार है, मतलब कि हमारे पास जो सबसे स्टार है। अब स्टार तो बहुत हैं यूनिवर्स में, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, हमारी यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन जो नियरेस्ट स्टार है हमारी अर्थ के वो है सन। ठीक है, तो नियरेस्ट स्टार हमारे सन है, तो इसीलिए वो उसकी हीट, लाइट और एनर्जी हमें फील होती है। बाकी और सारे भी स्टार्स हैं। अब सन दिन में नज़र आता है और स्टार्स रात में नज़र आते हैं। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि बाकी जो स्टार्स हैं वो हमसे इतनी दूर हैं कि ना तो हमें उनकी हीट फील होती है, ना हमें उनकी लाइट फील होती है। और जब सनराइज़ होता है तो उसकी सन की इतनी लाइट होती है कि वो छिप जाते हैं।
उसकी लाइट कम पड़ने की और स्टार्स की लाइट कम पड़ने की वजह से वो छिप जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है, दिन और रात का फर्क होता है। तो ये तो बात हो गई सन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स बेसिकली ये भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। ये किसी भी स्टार से अलग कैसे होते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि इनका साइज़ इतना बड़ा नहीं होता है, इनका साइज़ एवरेज होता है। एवरेज इन साइज। मेड अप ऑफ गैसेज नहीं होते हैं ये या तो रॉक से बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये एलिमेंट से बने हुए होते हैं। गैस से बने हुए नहीं होते हैं, इनका गैस का इनके ऊपर एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, फिर बात ये आती है, अगर हम इसे कंपैरिजन करें तो इनके पास डू नॉट है। हीट एंड लाइट। ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन करें, ये स्टार जो होते हैं साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। प्लैनेट्स एवरेज इन साइज, मतलब कि वो इतने बड़े नहीं होते हैं। मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ गैस से बने हैं तो साइज की बात है, इनका साइज़ बड़ा हो ही जाएगा। ये मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि जैसे रॉक्स हो गए या एलिमेंट्स हो गए, जैसे आयरन है, निकल है, इन सब से बने हुए होते हैं। दूसरी चीज़ ये है, इसलिए ये टेरेस्ट्रियल, मतलब कि रॉक्स होती हैं, ये रॉक से बने हुए होते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि एनर्जी एंड लाइट इनके खुद के होते हैं, खुद का होता है, इसीलिए ये हमें दिखाई पड़ते हैं या खुद ट्विंकल करते हैं, खुद शाइन करते हैं, स्टार्स जो होते हैं। प्लैनेट्स के पास डू नॉट हैव देयर हीट एंड लाइट, उनके पास खुद का अपना कोई हीट एंड लाइट नहीं होता है। अगर वो आपको दिख रहे हैं या आपको मतलब दिखाई पड़ रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टार की लाइट की वजह से है। इन द केस ऑफ अर्थ, अगर अर्थ आपको दिख रही है या सोलर सिस्टम का कोई भी प्लैनेट आपको दिख रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सन की वजह से है, तो सिर्फ और सिर्फ सन की वजह से, सन की लाइट की वजह से, सन के रिफ्लेक्शन की वजह से वो हमें दिखाई पड़ रहे हैं। उनके पास खुद का ना तो कोई एनर्जी है, ना कोई हीट है, ना लाइट है, वो खुद की वजह से नहीं दिख रहे हैं, वो सन की लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से हमें दिख रहे हैं। और अगर उन पे हीट, अगर अर्थ का हम एग्जांपल लें तो हमें सन की हीट, हमें हीट एनर्जी मिल रही है, हम हीट एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, धूप हम ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई एकमात्र सोर्स है एनर्जी का, लाइट का, तो वो सिर्फ और सिर्फ सन है। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका एकमात्र एनर्जी का जो सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ सन है। ठीक है, अब ये हो गया। अब प्लैनेट्स बेसिकली हैं कितने, अब हम ये भी देख लेते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि बोर्ड पे जो लिखा है वो आपके काम आएगा तो आप उसे अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर नोट्स आपको चाहिए या कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए या किसी भी तरीके की आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आप ओनली यूपीएससी का टेलीग्राम चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो ओनली यूपीएससी के चैनल को, टेलीग्राम चैनल को। बात करते हैं प्लैनेट्स हैं कितने। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं हमारे पास। अब मैंने इनको इसी सीरीज़ में क्यों लिखा है? हम पहले मार्स भी तो लिख सकते थे, हम ही पहले अर्थ भी तो लिख सकते थे। ये जो सीरीज़ है ये है इनके सन के डिस्टेंस से, मतलब कि
इनका सन से डिस्टेंस कितना है ये उस सीरीज में लिखे गए हैं। जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे हैं इनका सन से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सन के सबसे करीब जो प्लैनेट होगा वो है मर्क्यूरी, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे एक सन बना दें, उसको ये सन है और यहाँ पर उसके 8 प्लैनेट्स हैं, तो सबसे करीब जो प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन। फिर उसके बाद आता है वीनस। वीनस आता है, अर्थ आता है, फिर मार्स आता है, फिर जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है। अभी तो आपको देखने में मैंने तो एक ये रफ डायग्राम है, आपको देखने में ये सब एक जैसे लग रहे होंगे, बट इन रियलिटी इनका साइज अलग अलग होता है। ये तो हो गया डिस्टेंस फ्रॉम सन। ठीक है, ये है इंक्रीजिंग लेवल में, ये डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है सन से। सबसे नियरेस्ट है ये। अभी इसको अगर आपको याद करना है तो इसकी एक ट्रिक भी है जो कि बुक में ही दी गई है, मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है। उसको याद करने का तरीका है, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, माइल वेरी एफिशिएंट मदर served us nuts। ये सिंपल सा सेंटेंस है, अगर आप इस पर ध्यान दोगे तो इसका जो इस हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है, माई, वेरी, एफिशिएंट, मदर, जस्ट रह गया। यहाँ पे अगर हम जस्ट ऐड करें, जस्ट सर्व एज नाइस, तो आप हर एक वर्ड का पहला लेटर अगर आप देखोगे तो इन प्लैनेट से मिलता है और वो इसी सीरीज में है। माई मर्क्यूरी, एम और मर्क्यूरी, वेरी का वी वीनस, एफिशिएंट अर्थ का ई का अर्थ, मदर से मार्स हो गया, जस्ट जुपिटर, सैटर्न एस फॉर सैटर्न, अस यू एंड नट्स नेपच्यून। तो अब ये एक ट्रिक है, अगर आपको ऐसे नहीं याद हो पाता है तो आप इसका यूज़ करके इसको याद कर सकते हो। ये एक ट्रिक थी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल की जो बेसिक्स और भी हम आगे बढ़ाएंगे। हम मून से स्टार्ट करेंगे। मून क्या है, वो एक सेलेस्टियल बॉडी है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, अर्थ से उसका क्या रिश्ता है, क्यों वो अर्थ से जुड़ा हुआ है, स्पेस में उसकी क्या लोकेशन है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, ये सब हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उससे सिर्फ आपको ही नहीं हमें भी फ़ायदा होगा, हमें पता चलेगा कि हम जिस तरीके की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस में कुछ चेंज किया जा सकता है, किसी और वे में आपको पढ़ाया जा सकता है, तो प्लीज़ उसका सजेशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कोई डाउट है, वो सब आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर मेंशन करिएगा। ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आपको पसंद आ रही है तो शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये तैयारी अकेले करने में कोई मज़ा नहीं है। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, दोनों देखिए, फिर डिस्कस करिए कि किसका कितना प्रिपेयर हो रहा है, या किसको क्या डाउट है, आपस में भी बातचीत करिए। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि ऐसी और वीडियोस आपको जब भी पोस्ट हो आपको पता चलता रहे, आप एक भी वीडियो मिस ना करें। कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द आपका ये जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है इसको कंप्लीट किया जाए। क्वालिटी आपका चल रहा है, ज्योग्राफी भी आपका शुरू हो चुका है। आप अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपकी हर समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके अपनी दिक्कत बता सकते हैं।
अब आगे देखिए, क्योंकि हम ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं इंडिया के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इंडिया के स्टेट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग किस किस स्टेट्स में बिलोंग करते हैं। तो इससे हमें जानने में मदद मिलेगी कि हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो हमारे यहाँ भारत के किस किस कोने से आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी चैनल एंड विश अस लक कि हम अपने आरंभ बैच को एक ऊंचे मुकाम तक ले जा सकें और ओनली यूपीएससी भी इस काम में आपका हमेशा साथ देगी। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।